सौरभ उसे टालना चाह रहा था और वो ये बात समझ रही थी। 1 मिनट, क्या आप यहाँ 2 मिनट मेरे साथ बैठ सकते हैं? टीना ने अपनी 2 उंगलियों को जोड़कर 2 बनाते हुए कहा। क्या भला है, एक तो ड्रंक है और दूसरा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्या करूँ मैं? सौरभ ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा चलिए बताइए आपको क्या बात करनी है मुझसे? अरे वाह मिस्टर सौरभ, आप तो बहुत समझदार हैं, टीना ने ताली पीटते हुए कहा। पर मैंने तो आपको अपना नाम बताया नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला? सौरभ ने झिझकते हुए बोला। वाह वाह, क्या मासूमियत है आपकी। सच में मैं तो बिल्कुल ही फ्लैट हुए जा रही हूँ आप पर। टीना हंसते हुए बोली। सरप्राइज पार्टी। उधर मिसेस मेहरा और मिसेस मित्तल दोनों की नजरें उन दोनों के ऊपर थी और वो दोनों उन दोनों को आपस में यूं हंस कर बातें करते हुए देखकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठी थी। अब मैंने ऐसा भी कोई जोक नहीं मारा है जो आप यूं हंसे जा रही हैं, सौरभ ने कुछ अचकचाते हुए कहा। वो देखिए उस तरफ। टीना ने सौरभ को एक तरफ देखने के लिए कहा जहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग में लिखा हुआ था, अ ग्रैंड वेलकम टू सौरभ मेहरा। अब आप ही बताइए कि मुझे आपका नाम कैसे नहीं पता होगा? टीना शरारत से हंसते हुए बोली। ओह या आई सी। अब की सौरभ भी हल्के से मुस्कुरा उठा था। वैसे आप यही बात करना चाहती थी 2 मिनट में? सौरभ ने टीना की तरफ देखते हुए पूछा। अरे आपको बड़ी जल्दी है मुझसे पीछा छुड़ाने की। बट यू नो मिस्टर मेहरा, आप होस्ट हैं और मैं आपकी गेस्ट हूँ, तो इस समय आपकी ड्यूटी है मुझे अटेंड करने की। टीना ने अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराते हुए कहा। हाँ यू राइट, बट रियली दिस पार्टी इज गोइंग टू बी रियली रियली बोरिंग फॉर मी। सौरभ ने इधर उधर देखते हुए कहा। रियली? डोंट से दैट, आई डोंट बिलीव दिस कि इस पार्टी में कोई और भी ऐसा है जिसे ये पार्टी बोरिंग लग रही है। टीना अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर लगाकर जोर जोर से बोल पड़ी और सामने से गुजरते हुए वेटर्स की नजरें उन दोनों पर अनायास ही चली गई। व्हाट इज दिस रबिश मिस मित्तल, आप तमाशा कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। सौरभ ने धीरे से उसे उसकी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। और वैसे भी मेरे अलावा और कौन है यहाँ जिसे ये पार्टी बोरिंग लग रही है? सौरभ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विजय मेहरा की इतनी हाई फाई पार्टी किसी को बोरिंग भी लग सकती है। मैं हूँ ना इस मामले में तुम्हारी साथी। मुझे भी ये पार्टी बहुत बोरिंग लग रही है, बट यू नो फैमिली प्रेशर्स, जाना ही पड़ा। टीना ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, जैसे वो हजारों की उस भीड़ में किसी खास को ढूंढ रही थी। पर आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस पार्टी में बोर हो रही है। सौरभ का इशारा उसकी ड्रिंक की तरफ था। ये तो बस इसलिए है कि मॉम कहीं मुझे किसी आंटी के सामने उनकी होने वाली बहू के रूप में खड़ा ना कर दे। टीना ने एक आंख विंक करते हुए कहा। सीरियसली? ये सब आप सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि कोई आपको अपनी बहू के रूप में पसंद ना कर ले? सौरभ को अब टीना की बातों में इंटरेस्ट आने लगा था। जी मिस्टर मेहरा, और एक राज की बात बताओ? टीना ने सौरभ की तरफ बड़े रहस्यमय ढंग से देखते हुए कहा। जी जी प्लीज बताइए। सौरभ को बड़ा अजीब लगा था टीना का उसे इस तरह से देखना। मुझे यहाँ स्पेशली लाया ही इसलिए गया है कि मैं आपको और आप मुझे देखकर पसंद कर सकें। टीना मुस्कुराने लगी थी एक बार फिर से। व्हाट? हाँ और क्या? पर सौरभ के माथे पर पसीना आ गया था और मेहरा और मित्तल की बिजनेस वाली दोस्ती रिलेशनशिप की चाशनी में डूबकर इस पूरे बिजनेस वर्ल्ड को ओवरलैप कर सके। समझे मिस्टर मेहरा? टीना ने जैसे एक रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा। ओह तो ये बात है। पर यह खबर सुनकर सौरभ के तो फ्यूज उड़ गए थे। अब उसकी समझ में आ रहा था कि आज सुबह से ईद के चांद की तरह कभी कभी और मुश्किल से दिखने वाले उसके मॉम डैड आज सुबह से उसके इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहे थे, और वो सब के सब आज उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। और वो पागल, वो तो बस यही समझ रहा था कि चलो कुछ दिनों के इंतजार के बाद ही सही, पर अब उसके हिस्से में मॉम डैड का समय और प्यार तो आया। पर ये सब तो उनके बिजनेस और सोसाइटी में उनके रुतबे को बढ़ाने के लिए किया हुआ उनका एक प्लान था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को ही मोहरा बनाया था। सौरभ को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर टीना ने उसकी आंखों के सामने अपने हाथ को लहराते हुए कहा। हेलो मिस्टर मेहरा, आर यू देयर? यस 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 आई एम हियर। सौरभ ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा। पर सॉरी टू से, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं आपको उस तरह से पसंद नहीं कर सकती हूँ। अचानक से शोक शरारती टीना का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया था। रियली? ये एक और चीज है आपकी जो मुझसे मैच कर गई। अब की सौरभ ने टीना को एक आंख से विंक करते हुए कहा। व्हाट? इस बार चौंकने की बारी टीना की थी। मुझे भी आप उस तरह से पसंद नहीं आ सकती हैं जिस तरह से आपके और मेरे मॉम डैड चाहते हैं। एक्चुअली मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ और यही बात बताने के लिए मैं स्पेशली इस हॉलिडे पर घर आया था, वरना मैं मॉम डैड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि बिना उनके फायदे के वो मुझसे कायदे से बात भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप आज की इस पार्टी को ही ले सकती हैं। सौरभ ने एक उचाट सी नजर अपने मॉम डैड पर डाली जो उस पार्टी में स्पेशली बनाए गए एक बेहद खूबसूरत से सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर अपने अपने जानने वालों के साथ खड़े होकर सेल्फीज लेने में बिजी थे। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन मिस्टर मेहरा। टीना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। आई एम ओके टीना एंड यू कैन कॉल मी सौरभ। आई थिंक इतनी देर की बातचीत के बाद हम दोनों दोस्त तो बन ही गए होंगे। सौरभ ने उसकी तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहा। यस यस व्हाई नॉट। टीना ने भी मुस्कुराकर उसकी दोस्ती को कबूल कर लिया था। तभी उस पार्टी में माइक लेकर विजय मेहरा और कुलभूषण मित्तल ने मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज कहकर सब लोगों का ध्यान सच में अपनी तरफ खींच लिया था। लो हो गया स्यापा। टीना और सौरभ ने एक दूसरे की तरफ बेचारगी से देखते हुए कहा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। अब इसके बाद आगे जो भी होगा इसके लिए वो दोनों खुद ही जिम्मेदार होंगे। टीना और सौरभ ने हंसते हुए कहा और अपने अपने डैड्स की स्पेशल अनाउंसमेंट्स को सुनने का इंतजार करने लगे। और उम्मीद के मुताबिक उन दोनों ने ही बिना सौरभ और टीना से पूछे उन दोनों की रिंग सेरेमनी अनाउंस कर दी। सब लोग ताली बजाकर उन दोनों को मुबारकबाद दे रहे थे। पर तभी टीना ने कुलभूषण मित्तल के हाथ से माइक ले लिया और सौरभ की तरफ देखते हुए कहा कि बट आई डोंट लाइक दिस बॉय, ही इज नॉट माय टाइप डैड। टीना ने गुस्से से उसे घूर रहे कुलभूषण मित्तल की तरफ मासूमियत से देखते हुए कहा ये एकदम से भोंदू है और इसे ये पार्टी वगैरह भी अच्छी नहीं लगती और ना ये ड्रिंक करता है एंड ही इज प्योर वेज और डैड मेरा तो नॉन वेज के बिना एक पल भी गुजारा नहीं होता है। टीना के इन अजीबो गरीब इल्जामों को सुनकर कुलभूषण मित्तल और शिप्रा मित्तल ने अपने अपने सर पीट लिए थे।
वहीं विजय मेहरा को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से टीना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और सुजाता, वो तो बस यही मना रही थी कि चलो सही समय पर लड़की की सच्चाई पता चल गई, वरना एक नॉन वेजिटेरियन का तो एक पल को चल जाता, पर एक बेवड़ी को बहू बनाकर वो अपने घर की लक्ष्मी कैसे बना सकती थी। अपनी किटी पार्टीज की सहेलियों को वो क्या मुंह दिखाती। उधर सौरभ मनी मन हंसते हुए बोला कि सही है मिस मित्तल, आप मुझसे शादी करने के लिए सीधे सीधे भी मना कर सकती थी ना, पर मैं भूल कैसे गया कि जब तक मेरा पोपट नहीं बन जाता मेरा कोई भी काम सही से हो ही नहीं सकता। पर कोई नहीं, आपके इस काम के लिए तो आपको 100 खून माफ है मिस मित्तल। तभी टीना ने उसे इशारे से कुछ कहा और सौरभ अपनी जगह से उठकर टीना के पास आया और उससे माइक छीनते हुए बोला कि हाँ, तो मैं भी तुमसे शादी करने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा हूँ। मुझे मांस मछली खाने वाली और एक पियक्कड़ लड़की से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं, बल्कि तुम मेरे कैडर की और मेरे स्टेटस की नहीं हो मिस टीना मित्तल। सौरभ ने गुस्से में माइक एक तरफ फेंका और पास ही खड़े विजय मेहरा की ओर गुस्से से देखते हुए पार्टी को छोड़कर चला गया। सरप्राइज एंगेजमेंट। उसके पीछे पीछे टीना भी बाहर आ गई थी और पार्किंग की तरफ खड़े हुए सौरभ के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोली कि थैंक यू सो मच सौरभ, आज तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही मैं अपने मन की बात को अपने मन से बाहर निकाल पाई। अब सॉरी, वो मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया था वहाँ सबके सामने। टीना ने अपने कान पकड़कर कहा, इट्स ओके, आपने ये सब कहकर मेरी भी हेल्प की, तो बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है। पर ये छूट ना सिर्फ आज की पार्टी तक ही थी, आज के बाद जरा आप मुझसे कायदे से बात कीजिएगा। सौरभ ने टीना की तरफ झूठ मूठ की नाराजगी से कहा। पक्का से भी पक्का वाला प्रॉमिस, टीना ने अपनी एक उंगली सौरभ की उंगली में फंसाते हुए कहा। तो अब सौरभ ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मैं कल जा रही हूँ अविनाश के पास हमेशा के लिए। टीना ने कुछ सोचते हुए कहा, और आपके मॉम डैड? सौरभ ने हिचकते हुए पूछा। आज तो आपकी वजह से बच गई, पर हर लड़का सौरभ मेहरा तो नहीं हो सकता है ना, टीना ने थोड़ा सा डरते हुए कहा। वैसे भी मॉम डैड को तो अगर कल ही उनके प्रॉफिट का रिश्ता दिखा तो एक बार फिर से मुझसे बिना पूछे मेरी बोली लगा देंगे, और क्या पता कि फिर कल कोई सौरभ मेहरा मुझे आपकी तरह सपोर्ट करे या ना करे। अविनाश और मैं कॉलेज टाइम से एक दूसरे के लिए कमिटेड थे, पर डैड को एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन चाहिए था जो उनके बिजनेस एम्पायर को उनसे भी आगे ले जा सके। आखिर इकलौती बेटी हूं ना मैं उनकी, टीना ने थोड़ा सा खुलकर कहा था सौरभ से। तो मिस्टर अविनाश साइंटिस्ट हैं, सही है, आपके खिसके हुए दिमाग का थोड़ा सा इलाज भी हो जाएगा। सौरभ ने हंसते हुए कहा। हाँ, वेरी फनी, टीना ने मुंह बनाकर कहा, और फिर कुछ देर बाद बोली कि और आपने किस स्पेशल की वजह से मुझे इनकार किया? टीना सच में जानना चाहती थी कि सौरभ की पसंद कौन थी। वो बिल्कुल आप ही की तरह है, थोड़ी सी झल्ली, थोड़ी सी फूलन देवी टाइप और बहुत ज्यादा प्यारी सी। सौरभ अंजलि के बारे में बताते हुए जैसे अंजलि के पास ही पहुंच गया था। हाउ रोमांटिक डूड, टीना ने सौरभ के अचंभे को देखते हुए कहा। प्लीज डोंट माइंड, पर आप शक्ल से इतने रोमांटिक दिखते नहीं हैं जितने कि आप बातों में लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी, सौरभ ने टीना को घूरते हुए कहा। सॉरी जस्ट किडिंग, टीना ने हंसते हुए कहा और फिर सौरभ से हाथ मिलाते हुए कहा कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर मेहरा। अगर कभी तकदीर ने चाहा तो आपसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगी मैं। सेम हियर मिस मित्तल। सौरभ भी बदले में मुस्कुरा उठा था। आई होप इन फ्यूचर जब भी आपसे मुलाकात हो आप और अविनाश एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, जिससे कि मेरा आज का ये बलिदान काम आ जाए। सौरभ की बात सुनकर टीना मुस्कुरा उठी थी। दोनों ने एक दूसरे को हंसते हुए गुड बाय बोला और अपने अपने रास्ते आगे बढ़ गए। सुबह का समय, मेहरा मैंशन। मुझे सब पता चल गया है कि तुम दोनों ने मिलकर हम सबको कल बेवकूफ बनाया। अभी मेरे पास कुलभूषण का फोन आया। वो लड़की टीना उन लोगों से लड़ झगड़ कर अपने उस 2 कौड़ी के साइंटिस्ट के पास चली गई है। विजय मेहरा गुस्से से तमतमा रहे थे। तो और वो करते भी क्या, और क्या करता मैं? आप दोनों ने कुछ भी तय करने से पहले हम दोनों से एक बार भी पूछा कि हम दोनों क्या चाहते हैं? सिर्फ अपने बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए आप अपने बच्चों की फीलिंग्स की नाकदरी कर रहे थे, ये बात सही है? सौरभ ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए कप को जमीन पर पटकते हुए कहा। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, बट नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली सौरभ। अंजलि इस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी। वो मेरे बिजनेस राइवल सुधीर वधावन की बेटी है और उसका उस घर से ताल्लुक रखना ही उसकी सबसे बड़ी कमी है। विजय मेहरा ने एक तरह से अपना फैसला सुनाया और वहां से उठकर जाने लगे। डैड, सौरभ ने चिल्लाते हुए विजय मेहरा को आवाज दी। एंड यू ऑल्सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं अपनी लाइफ पार्टनर चुन चुका हूँ। जिद और गुस्से के मामले में मैं आप ही का बेटा हूँ। सो डिसाइड कर लीजिए, खुश होकर अपने बेटे की शादी में आशीर्वाद देने आएंगे या फिर नाराज होकर अपने कांच और पत्थर के बने इस आलीशान बंगले में अकेले बैठेंगे। चॉइस इज योर्स डैड, सौरभ ने कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। विजय मेहरा गुस्से और झल्लाहट में सुजाता की तरफ देखते हुए अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद, दिल्ली, रघुवंशीज हाउस। कविता जी, और कितनी देरी करेंगे आप? हम पहले से ही लेट हैं। अखिलेश जी ने एक नजर मोबाइल में घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा। अजी बस हो गया, चलिए, कविता जी ने अंदर से आते हुए कहा। उनके साथ दादी भी थी जो उन दोनों के साथ आज अवनी के घर पूजा में जा रहे थे। आज से अवनी की शादी की रस्मों का श्री गणेश होने जा रहा था। उसके बाद वहीं एक छोटे से गेट टुगेदर में प्रियो की एंगेजमेंट होने वाली थी। प्रियो को अचानक से ही कॉलेज के लिए निकलना पड़ा था, इसलिए अमित उसके लिए रुक गया था घर पर। पुलकित और अनुराधा को अवनी और मयंक ने अपना हवाला देकर पहले अपने घर बुला लिया था। पुलकित जाना तो अमित और प्रिया के साथ ही चाह रहा था, पर फिर अनुराधा जी की वजह से उसे पहले ही जाना पड़ रहा था अवनी के घर। वहीं अमित का मन तो यही कर रहा था कि बस वो उड़कर अवनी के घर पहुंच जाए, जहां पर कुछ ही देर में सोनम आने को थी। उसने कमरे में टहलते हुए अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए कहा, कहाँ रह गए हो तुम सब? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। दूसरी तरफ से जवाब मिलते ही अमित के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसका इंतजार अब बेसब्री वाले इंतजार में बदल गया था। थोड़ी देर में पियो अपने कॉलेज के काम को निपटाकर घर आ चुकी थी और अमित के बड़बड़ करने से पहले वो झट से रेडी होकर उसके सामने प्रकट होकर बोली, चले भाई, आई एम रेडी। अमित ने एक नजर प्रिया की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसकी माथे को चूमते हुए कहा कि बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचा कर रखे। आप है ना मेरे साथ, मुझे किसी की भी बुरी नजर लगी नहीं सकती, पुलकित की भी।
प्रिया ने धीरे से कहा कि चलें भाई, मेरी वजह से ऑलरेडी देरी हो चुकी है आपको, और अब तक तो सोनम भी आ चुकी होगी, लेट्स गो भाई, प्रिया ने डुग्गू से कहा। वो दोनों घर से बाहर निकलने के कदम बढ़ाते हैं कि डोर बेल बजने से प्रिया के कान खड़े हो गए और उसने कहा कि अरे अब इस समय कौन आया होगा, और वो मन की उधेड़-बुन के साथ मेन गेट की तरफ चल पड़ी। दरवाजा खुला और सामने खड़े आगंतुकों को देखकर प्रिया बस अंदाजा ही लगाती रह गई कि तभी उसके कानों में पड़े एक सवाल ने उसका ध्यान तोड़ा। गब्बर सिंह है? गौरी पूजन। सामने से पूछे गए सवाल को सुनकर प्रिया पहले तो भौचक रह गई, पर फिर जैसे ही उसकी समझ में कुछ आया उसने हौले से मुस्कुराते हुए उन आने वालों को अंदर आने का इशारा कर दिया। तुम प्रिया हो ना? आने वालों की भीड़ में शामिल अंजलि ने अंदाजा लगाते हुए कहा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। सच में बहुत ही प्यारी हो, अंजलि ने प्रिया के गालों को थपथपाकर कहा। तभी बाबा पुलकित देव जैसे लोग भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। रश्मि ने भी प्रिया की तरफ प्रशंसा भरी निगाहों से देखकर कहा, कौन है पीयू? एक तो वैसे भी तेरी वजह से लेट हो गया और अब तू। अमित अंदर से अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए बाहर आते हुए बोल रहा था कि अचानक से उसकी नजरें सामने खड़े अपने गैंग पर पड़ी तो वो खुशी के मारे चीख ही उठा था। अबे सालो तुम लोग! अमित ने लगभग दौड़ते हुए सौरभ और रवि को अपने गले से लगाते हुए कहा। अंजलि और रश्मि ने गला खंगालते हुए अमित को जता दिया कि वो दोनों भी आई थी और वहाँ पर कम से कम वो दोनों उसके अबे सालों वाले गैंग में शामिल नहीं थी। सॉरी गर्ल्स, दिस वाज़न्ट फॉर यू, अमित ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा। भाई अब चलें, वरना आज जिंदगी में पहली बार आपकी वजह से दादी मुझे डांटेंगी, प्रिया ने अमित को कुछ याद दिलाते हुए कहा। हाँ डुगू चलते हैं, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, मुझे तो उस पुलकित बाबा को देखना है। साला बाबा अब भी वैसा ही है या फिर कुछ बदला है? सौरभ और रवि एक दूसरे को हाई फाइव करते हुए बोले। ओए नालायकों, जरा होश में, वो बाबा मेरा जीजा है, उसे परेशान करने का हड़काने का काम सिर्फ मेरा है, अमित ने उन दोनों के सर पर टपली मारते हुए कहा। कुछ देर के लिए उन तीनों के बीच शांति पसर गई थी और फिर एकदम से वो तीनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे थे। पीछे अंजलि और रश्मि के साथ बैठी हुई प्रिया शर्मा कर खुद ही में गुड़ी मुड़ी हुई जा रही थी। अरे बींदड़ी, माथारे को कही थी ना कि यो छोरी कोई ना कोई कांड करे बड़ा माणे कोणी, ये वो देख ला था जब अपनी सगाई वाले दिन बा इब तक अठे आई कोणी। दादी बार बार अवनी के घर के गार्डन में बैठी हुई गेट की तरफ नजरें डाले हुए बोले जा रही थी। अरे माँ परेशान मत होइए, प्रिया और डुग्गू दोनों ही वहाँ से चल दिए। डुग्गू के एफएमसी वाले दोस्त भी घर आ गए थे तो उन दोनों को निकलने में थोड़ी सी देर हो गई। बाकी अब वो किसी भी समय यहाँ पहुँचने वाले होंगे, डुग्गू ने अभी अभी मुझे फोन करके बताया है। कविता जी के कुछ भी कहने से पहले अखिलेश जी ने दादी को सब बताकर बात संभाल ली थी। ओह वाह, मतलब सब के सब कमीने इकट्ठे होकर मेरी बैंड बजाने आ रहे हैं, बाबा पुलकित देव ने दादी की भाषा में कहा। बाबा पुलकित देव अब थारी खैर कोणी से थारे सब अलकायदा के आतंकी थारे को धरण वास्ते अठे ही आ रहे से। पुलकित ऊपर टेरेस पर खड़ा होकर प्रिया का इंतजार कर रहा था और नीचे गार्डन में बैठी हुई दादी और अखिलेश जी की बातें सुनने में उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी। तभी अवनी के घर के मेन गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक एक करके सब लोग उतरने लगे, सौरांजलि, रश्मि और प्रिया के साथ अमित। प्रिया को देखते ही पुलकित का दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा था। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो टेरेस से सीधा मिस्टर इंडिया बनकर सबके बीच नजरें झुकाए खड़ी प्रिया को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो जाए, पर अभी भी कुछ वक्त और इंतजार उसे करना था। सो वो खुद के दिल को समझाते हुए फटाफट नीचे चला आया था अनुराधा मासी को बताने की उनके पुलकित की प्रिया आ चुकी है। उधर कविता जी, पीयू और बाकी दोनों लड़कियों को अपने साथ अंदर ले गई थी, ये कहकर कि चलो बच्चियों जल्दी से रेडी हो जाओ, गौरी पूजन का समय बस होने ही वाला है।